ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। चलिए इस पेपर की जो लास्ट वीडियो है, लास्ट जो सेक्शन है हमारा 32 से 38 तक, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड हैं जो ऑलरेडी मैं दूसरी वीडियोस में करा चुका हूं, फिर भी एक बार सभी क्वेश्चंस को देखते हैं। 32 का फर्स्ट पार्ट है, एन ए पी कंसिस्टिंग ऑफ एन टर्म्स हुज nth टर्म इज़ 4। एक ए पी दे रखी है जिसकी nth टर्म आपको 4 दे रखी है। तो अगर मुझे किसी भी ए पी की nth टर्म निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसको लिखेंगे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ये मुझे 4 दे रखी है। उसके बाद बोला है दी कॉमन डिफरेंस इज 2। इसका कॉमन डिफरेंस यानी कि d। तो यहाँ पर d की वैल्यू मुझे 2 दे रखी है, तो यहाँ पर d की वैल्यू पुट करेंगे, ये बनेगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी की प्लेस पे 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू एन, ये बनेगा 2n, और 2 इंटू माइनस वन माइनस 2, और माइनस 2 को 4 के पास लेके जाएंगे तो ये बनेगा 6। तो बेसिकली यहाँ पर इक्वेशन बन गई a प्लस 2n इज इक्वल्स टू 6। आगे इसने बोला है इफ द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द ए पी इज -14। तो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी, 2n माइनस टू। तो यहाँ पर लिखेंगे 2n माइनस टू। ठीक है, मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके आपके सामने लिख दिया है, और इट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 14। क्लियर है यहाँ तक? अब करेंगे क्या, ये जो 2 है इसको 14 के पास लेके जाएंगे। बेसिकली यहाँ पर बचेगा n, और ब्रैकेट के अंदर अगर मैं यहाँ पर, ये बनेगा 2a प्लस 2n माइनस 2 इक्वल्स टू बनेगा माइनस ऑफ 28। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है कि हमें पता है कि a प्लस 2n की वैल्यू क्या है, 6। तो a प्लस 2n की वैल्यू मेरे पास क्या है 6। तो इन दोनों इक्वेशंस को आपको बेसिकली कंपेयर करना है, और उसके बाद आपको यहाँ से देखो, यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं और 2 ही इक्वेशंस हैं। तो 2 वेरिएबल और 2 इक्वेशन को सोल्व करके हम दोनों वेरिएबल्स के आंसर निकाल सकते हैं। तो एक काम करते हैं कि यहाँ पर a की जो वैल्यू है, सारे के सारे वेरिएबल्स को n में चेंज कर लेते हैं। तो a की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 6 माइनस 2n। तो ये बनेगा, यहाँ पर लिख लेते हैं n एज इट इज़ ब्रैकेट 2 इंटू ए, और a की वैल्यू मैं यहाँ से लिख के दिखा देता हूँ, ये बनेगी 6 माइनस 2n। यहाँ पर आपके पास 2a है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 जा 12 माइनस 2 2 जा 4n। 2a की वैल्यू हमने निकाल ली। इसके बाद मुझे दिया है प्लस का 2n और माइनस का 2, और इक्वल टू में दिया है माइनस ऑफ 28। क्लियर है? अब ये बनेगा n, यहाँ पर 12 माइनस 2, ये तो बन जाएगा 10 माइनस 4n प्लस 2n, तो ये माइनस का 2n इक्वल्स टू 28। अब आपको इसको सिंपली सोल्व करना है। ये आपके सामने बनेगा 10n माइनस 2n स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 28। तो दोनों को इधर लेके आएंगे, ये बनेगा 2n स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा जब राइट साइड जाएगा, और 10n मेरे पास नेगेटिव हो जाएगा, और माइनस 28 और इक्वल्स टू में बचेगा 0। सब में 2 कॉमन है तो 2 से काट देंगे, 2 5 जा 10, 2 14 28। अब आपके सामने जो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी वो बनी n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल्स टू 0। अब 14 के आपको फैक्टर करने के, आपके पास माइनस 5 आए तो 7 टू जा 14। अगर मैं माइनस 7n और प्लस 2n लेता हूं तो मेरे पास फैक्टर्स आ जाएंगे, और जब इसको पुट करूंगा तो n की वैल्यू जो मेरे पास 7 आएगी। नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव तो होती नहीं है, तो n की वैल्यू -2 आएगी, प्लस 7 आएगी, तो हम प्लस 7 को लेंगे, तो मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ जाएंगी 7। तो एक तो आपको n निकालना था, n की वैल्यू मेरे पास आई है 7। दूसरा आपको निकालना फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। तो फर्स्ट 20 टर्म्स का सम क्या होगा, 20/2 यानी कि 10 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन यानी कि 20 माइनस वन 19 इंटू डी, और डी है 2 तो 38। अब यहाँ पर क्या है कि आपके पास a की वैल्यू आपको निकालनी है, और a की वैल्यू है 6 माइनस 2n। तो 6 माइनस 2 इंटू एन यानी कि 2 7 जा 14, तो 14 माइनस 6 ये आया माइनस का 8। तो यहाँ पर आंसर आएगा 10 इंटू 2a मतलब 2 × 16 माइनस का 16 प्लस का 38। तो इसको निकालेंगे, 8 माइनस 6 इज़ 2, 3 माइनस 1 इज़ 2 इंटू 10 220। तो सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स आपके पास क्या आ जाएगा 220। क्लियर है सभी को? तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। थोड़ा सा एडवांस लेवल में कहूँगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है इसमें कि कैसे हम इक्वेशंस बनाएंगे और कैसे उनको सोल्व करेंगे। तो बेसिकली आपको एक वेरिएबल में लेके चलना है, उस एक वेरिएबल की वैल्यू आने के बाद उसको पुट करके हम सेकंड वेरिएबल की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए इसके और पे आते हैं। इसमें दिया गया है द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 42। पहली 6 टर्म्स का जो सम है वो 42 दे रखा है। द रेशियो ऑफ द 10th टर्म इज 30 टू द 30th टर्म, 10वीं और 30वीं 10th एंड 30th टर्म का रेशियो आपको 1/3 दे रखा है। तो इसी से मुझे बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी। कैलकुलेट द फर्स्ट एंड द 13th टर्म ऑफ द ए पी। पहली और 13वीं टर्म आपको निकालनी है। तो चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे। हमें दिया है सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स। तो 6 टर्म्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2 यानी कि 6/2 दैट इज 3 इंटू 2a प्लस n माइनस वन क्या हो जाएगा 6 माइनस 1 यानी कि 5 डी
और इक्वल्स टू में दे रखा है 42। इस 3 को उधर जब लेके जाओगे तो डिवाइड हो जाएगा, ये बनेगा 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, यानी कि 2a + 5d की वैल्यू मेरे पास 49 है। उसके बाद यार रेशियो ऑफ 10th अब 10th टर्म अगर किसी को लिखनी है तो a + 9d, n-1 होता है, और 30th का मतलब है a + 29d, और इनका रेशियो मुझे दे रखा है 1:3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये बनेगा 3a + 27d इक्वल्स टू में आएगा a + 29d। तो a को इधर ले आएंगे, ये बनेगा 2a, 3a - a 2a हो जाएगा, 29 - 27 2d। तो 2 से 2 कटा, यहाँ से मुझे पता चला कि a और d दोनों सेम है। तो a और d दोनों सेम है, तो आप किसी को भी a और d मान लो, वैल्यू पुट करें तो 2a + 5a, 5 + 2 7a, तो बेसिकली a आ जाएगा 2, और अगर a 2 है तो d भी कितना है 2। ये थोड़ा सिंपल था। पूछा है कैलकुलेट द फर्स्ट टर्म जो कि है 2 एंड द 13 टर्म, तो 13 टर्म क्या हो जाएगी a + 12d, 13 - 1, तो a + 12d, a है 2 + 12 इंटू d भी 2 है, तो 12 इंटू 2 24, तो 24 इंटू 2 26। तो यहाँ पर 13 टर्म जो होगी हमारे पास वो क्या हो जाएगी, 13 टर्म कितनी निकालिए 26। आगे बढ़ते हैं। देखो इसका बी पार्ट थोड़ा आसान था, जिससे ए नहीं हुआ वो बी कर सकता था, ए भी हमने सोल्व करके दिखा दिया हालांकि। तो चलिए 33 पे आते हैं। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए इन्वर्टेड कोन, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, रिपीट हो चुका है, तो थोड़ा सा हिंट दे दूंगा। पुरानी वीडियो से मैंने करा रखा है, शायद 2 बार करवा रखा है। तो इन्वर्टेड कोन की शेप में है, जैसे कोन को उल्टा करके या फिर बर्थडे कैप को आप उल्टा करके रख दें। उसकी हाइट दे रखी है 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इट इज़ फिल्ड विद द वाटर अप टू द ब्रिम व्हेन लेड शोर्स। देखो ये कुछ ऐसे है इन्वर्टेड कोन, ये जो पीक वाली साइड है ये नीचे की तरफ है, और ये कुछ ऐसे। अब इसके अंदर ये कोन की शेप में है, जिसकी हाइट h आपको दे रखी है 8। उसके बाद इसकी रेडियस विच इज ओपन, रेडियस ऑफ द टॉप मुझे दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। उसके अंदर बाद इसके अंदर कुछ स्फेरिकल बॉल्स डाले गए हैं जिनकी रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर, और 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, मतलब जितना टोटल वॉल्यूम बॉल्स का डाला गया है उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर निकला है, और वो निकला है 1/4। तो वॉल्यूम ऑफ कौन आपको पहले निकालना है। वॉल्यूम ऑफ कौन विल बी इक्वल टू 1/3। यहाँ पर पाई को पाई ही रखेंगे, लास्ट में इसकी वैल्यू पुट करेंगे पाई r स्क्वायर। r यहाँ पर है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 इंटू h यहाँ पर है 8, तो 25 इंटू 8 ये बना 200 पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब, या जो भी यूनिट दे रखे थे सेंटीमीटर क्यूब। ये तो टोटल वॉल्यूम आया कौन का, इसका 1/4 बाहर निकला, यानी कि लेड शॉट्स जो छोटी छोटी बॉल्स हैं उनका वॉल्यूम क्या होगा, इसका 1/4 करेंगे तो ये बनेगा 50 पाई/3। तो जो बॉल्स ने पानी बाहर गिराया है वो पानी गिराया है 50 पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब, और यही टोटल हमारे पास सभी बॉल्स का वॉल्यूम है। यानी कि मैं अगर n नंबर ऑफ बॉल्स मानूँ और एक बॉल का वॉल्यूम निकाल लूँ जो कि होता है 4/3 पाई r क्यूब। r यहाँ पर बॉल्स की रेडियस दे रखी है 0.5, 0.5 का मतलब 1/2, तो 1/2 का क्यूब। अब देखो पाई से पाई सिंपली कैंसिल हो जाएगा, हमें निकालना है n, यहाँ पर 3 से 3 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा 50, और ये जो 4 है ये आ जाएगा डिवाइड में, और 1/2 का होल क्यूब इट मीन्स 8 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 4 2 जा 8, 50 इंटू 2 100। तो नंबर ऑफ बॉल्स जो है वो कितनी है 100। आपको निकालना था नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया है ए मैन लेंट ए पार्ट ऑफ हिज मनी, लेट उसको हम x मान लेते हैं एट 10% पर एनम एंड रेस्ट जिसको y मान लेते हैं एट 15% पर एनम। उसके बाद उसको टोटल इनकम जो होती है 1900। इट मीन्स अगर आप x का 10% निकालेंगे जो कि होगा x/10, प्लस आप y का 15% निकालेंगे जो कि होगा 3/20, तो ये बनेगा 3y/20, और ये जो टोटल आपको पैसा मिल रहा है वो मिल रहा है 1900। फिर इसने बोला इफ़ ही हैड इंटरचेंज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब y को मुझे 10% पे लेके जाना है यानी कि y/10, और x को मुझे 15% पे लेके जाना है दैट इज़ 3x/20। तब क्या होगा, तब इसने बोला है कि ही वुड हैव अर्न 200 मोर, जितना ये था इससे 200 मोर, इट मीन्स 2100। क्लियर है। आपसे पूछा है कि अमाउंट बताओ दोनों केस में, तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि अगर मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ 20, तो ये बनेगा 10 × 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 1900। थोड़ी सेम यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेंगे 20, तो ये बनेगा 2y प्लस 3x इक्वल्स टू 2100। तो यहाँ से आपके पास 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 19 इंटू 2 दैट इज़ 38,000, और यहाँ पे आपके पास इक्वेशन बनेगी 2y प्लस 3x इक्वल्स टू 21 इंटू 2 यानी कि 42
10,000। क्लियर है। अब यहाँ पे दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो आप किसी एक वेरिएबल को इक्वल कर लें, इधर x और इधर y, उसके बाद इसको सोल्व कर लें, या फिर आप क्या करते हैं कि इन दोनों को एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये बनेगा 2x + 3x 5x, उसके बाद 2y + 3y 5y इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 प्लस, देखो 30 तो एज इट इज़, 8 + 2 10, 4 + 3 7, 7 + 1 8। अब इस पूरे को 5 से सिंप्लीफाई करेंगे, 5 5 और ये बन जाएगा 16,000। ठीक इसी तरीके से दोनों को एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो अगर मैं सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 3x - 2x इज़ x और 2y - 3y दैट इज़ -y इक्वल्स टू, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 में से 8 गया 4, ये बनेगा 4,000। ठीक है। अब x + y 16 है, x - y 4 है, तो अगर मुझे यहाँ पर x चाहिए तो दोनों को ऐड करूँगा, 16 + 4 20, 20 का हाफ हो जाएगा 10,000। अगर मुझे y चाहिए तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा, 16 - 4 इज़ 12, 12 का हाफ 6। तो x मेरे पास 10,000 है, y मेरे पास 6,000 है, और आपको यही पूछा था कि आप दोनों अमाउंट्स बताओ, तो दोनों अमाउंट्स मेरे पास आए 10,000 और 6,000। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो 35 क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये मेरे ख्याल से लगभग हर एक क्वेश्चन में, हर एक पेपर सेट में, क्वेश्चन पेपर सेट में आया हुआ था, तो पहले भी करा चुका हूँ इसको, फिर भी इसका एक हिंट दे देता हूँ आपको। बेसिकली यहाँ पर 1/x + 1/z इक्वल्स टू 1/y प्रूव करना है, और आपको ये कुछ डायग्राम दे रखा है। तो बेसिकली आपको यहाँ पर क्या करना है, सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज़ करना है। दो ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखा के कोरिस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो आपको सेम दिखाना है, वहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे। जैसे अगर मैं ट्रायंगल PCA और ट्रायंगल QBC की बात करूँ, यहाँ पर ट्रायंगल का नाम लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ट्रायंगल PAC और दूसरा ट्रायंगल लेंगे, P के कोरिस्पोंडिंग एंगल ले लेंगे QBC। इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला एंगल तो 90 डिग्री है दोनों की दोनों में। क्लियर है। साथ ही साथ एंगल C यहाँ पर कॉमन है, तो एंगल सिमिलरिटी लग के दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर। देखो इन्होंने दे रखा है PA QB RC दोनों, तीनों क्या है, परपेंडिकुलर्स हैं। ठीक है। अब दो एंगल्स अगर किन्हीं दो ट्रायंगल्स के इक्वल हो गए तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, तो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स, छोटे वाला और बड़े वाला ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो क्या कोरिस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा, बिल्कुल होगा। तो छोटे ट्रायंगल की कोरिस्पोंडिंग साइड है BC और बड़े ट्रायंगल की कोरिस्पोंडिंग साइड है AC। उसके बाद ये मेरे पास दे रखा है y/x। ठीक है। सेम इधर वाले ट्रायंगल को लेंगे, कौन से वाले को, ये वाले को, ARC और AQB। यहाँ पर लिख देता हूँ ट्रायंगल ARC और दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं AQB। इन दोनों ट्रायंगल्स में भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक तो एंगल 90 डिग्री और एंगल A दोनों में कॉमन, तो ये भी एंगल सिमिलरिटी लग के सिमिलर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या मैं कोरिस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो सेम दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा AB छोटा ट्रायंगल की साइड, जैसे यहाँ पर BC था, अपॉन में AC, तो ये बनेगा AB अपॉन में AC इट इज़ इक्वल्स टू, इसकी साइड है Y और इसकी साइड है Z। क्लियर है यहाँ तक। अब हमने यहाँ पे क्या किया, अभी इन दोनों इक्वेशंस को आपको सिंपली ऐड कर देना है। ये जो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आई थी और ये जो आपके पास सेकंड इक्वेशन आई थी, तो लेफ्ट हैंड साइड पर मेरे पास बनेगा BC + AB/AC इक्वल्स टू में बनेगा y/x + y/z। तो यहाँ से y कॉमन ले लूँगा, तो मेरे पास बनेगा 1/x + 1/z। अब BC + AB क्या है मेरे पास, BC + AB पूरा AC है, मतलब इन दोनों का सम जो होगा वो AC होगा, और AC/AC यहाँ पर क्या बनेगा 1। तो y को इधर ले आएंगे तो y बन जाएगा 1/y इक्वल्स टू में, तो मेरे पास था 1/x + 1/z। और यही चीज़ आपको इस क्वेश्चन में प्रूव करनी थी। क्लियर है सभी को। ठीक है। चलिए 35 के B पार्ट की तरफ आते हैं, और जो 35 का B पार्ट है ये भी पुराने पेपर्स में आया हुआ है। इसमें दे रखा है साइड ABBC एंड मीडियन AD ऑफ ए ट्रायंगल ABC। देखिए दोनों के फिगर बनाने पड़ेंगे तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। ये मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC और एक दूसरा ट्रायंगल इन्होंने मुझे दे रखा है ट्रायंगल PQR PQR। उसके बाद बोला है कि साइड AB और साइड BC, और उसके साथ दूसरे ट्रायंगल की साइड दे रखी है PQ और QR। तो AB/PQ इक्वल्स टू दे रखा है, दूसरी साइड दे रखी है BC/QR। साथ ही साथ एक मीडियन है, इसका मीडियन है AD और इसका मीडियन मुझे दे रखा है PM। तो इसके साथ मुझे एक और चीज़ दे रखी है AD/PM। ये मुझे दे रखा है और आपको प्रूव करना है कि ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR, ये आपस में सिमिलर होंगे। तो भाई देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर मुझे साइड दे रखी है BC/QR, अगर मैं इन दोनों का हाफ कर दूं, बेसिकली मैं BC/QR का हाफ कर दूं, तो मेरे पास बनेगा AB/PQ तो एज इट इज़
इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। हाफ ऑफ BC क्या होगा? BD, क्योंकि AD मीडियन है तो BC का हाफ होगा BD। उसके बाद QR का हाफ होगा QM, और लास्ट में AD बाय PM। तो आप इन दोनों छोटे ट्रायंगल्स को ध्यान से देखो, इसको और इसको, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल PQM। इसमें AB बाई PQ है, BD बाई QM है, AD बाई PM, मतलब तीनों साइड्स का रेशियो सेम है। तो बाय SSS ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? सिमिलर। इसका मतलब क्या होगा कि एंगल B विल बी इक्वल्स टू एंगल Q, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है सिमिलर ट्रायंगल्स के इक्वल होते हैं। एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q कर दिया, बस। अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब मुझे ये दो बड़े ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने हैं, ABC और PQR। इसमें मुझे AB बाई PQ दे रखा है, गिवन है AB बाई PQ इज इक्वल्स टू BC बाई QR। ये वाली साइड का रेशियो इसके साथ और BC साइड का रेशियो QR के साथ ही साथ इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो मैंने इक्वल प्रूव कर दिया है। तो यहाँ से साइड एंगल, साइड सिमिलरिटी से ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQR के। क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12 था ये आपके NCERT का, और काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं 36 की तरफ। 35 का B पार्ट भी हमने कर लिया। बेसिकली सेक्शन E की तरफ 3 क्वेश्चन रहते हैं, 36, 37, 38। हालांकि ये क्वेश्चंस भी रिपीटेड थे तीनों, दूसरे सेट में मैंने करवा रखे हैं। तो 36 में आपको दे रखा है, ये सब कुछ एक सर्वे है, ये पूरी जो डिटेल्स लिखी हुई है, यहाँ पर रेनफॉल जो है मेज़र की गई है नंबर ऑफ डिवीजन्स में, कि कौन से डिवीज़न में कितनी रेनफॉल हो रही है। तो बेसिकली आपके पास जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं से स्टार्ट करते हैं। बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन गिवन अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला, राइट द मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास क्या होता है? हाईएस्ट रिपीटिंग वैल्यू। तो आपको इसमें सबसे ज़्यादा रिपीटिंग वैल्यू दिख रही है 7। तो मॉडल क्लास जो है आपके सामने है 600 to 800। जिसने पहला क्वेश्चन पूछा है मॉडल क्लास बस आपको बतानी है, तो 600 to 800। उसके बाद आपको बोला है कि मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। इसके बाद आपको इसका बताना है मीडियन। तो मीडियन कैसे निकाला जाता है? मीडियन निकालने के लिए पहले आपको CF निकालना पड़ेगा, जिसको बोला जाता है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF की वैल्यू यहाँ पर 3, ये बनेगा 3 + 4 7। ओके, 3 + 4 7, 7 + 7 14, 14 + 4 18, 18 + 3 21, 21 + 3 24। तो बेसिकली यहाँ पर n जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज है वो है 24। इसका मुझे हाफ करना है, तो ये कितना आया है? 12। ठीक है, मुझे n/2 निकालना है बेसिकली। तो n/2 12 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यूज़ जो लेंगे CF में ढूंढेंगे, 12 या 12 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू जो कि है 70। ठीक है, तो ये वाली मेरी मीडियन क्लास हो जाएगी। तो मतलब जो मॉडल क्लास थी वही मेरे पास मीडियन क्लास है। तो मीडियन क्लास में मुझे क्या क्या वैल्यू चाहिए? एक तो L जो कि है 600, उसके बाद F फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी है 7, एक CF होती है मीडियन क्लास से जस्ट ऊपर वाली वैल्यू जो कि है 4। n/2 मैं निकाल चुका हूँ। एक मुझे चाहिए कि यहाँ पर हाइट, तो हाइट हो जाएगी 800 - 600 यानी कि 200। अब आपको मीडियन का फॉर्मूला लगाना है। मीडियन का फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF डिवाइडेड बाय F और इसके ब्रैकेट में H। तो L की वैल्यू है 600 प्लस n/2, n/2 है मेरे पास 12, माइनस CF आपने निकाला है 4, अपॉन में फ्रीक्वेंसी है आपके सामने 7 और इनटू में H है 200। तो 12 में से 4 गया 8, 8/7। तो ये बना 600 प्लस 12 - 4 इज़ 8, 8 × 2 1600/7। ठीक है, अब इसको ऐड कर लेंगे। 7 6 जा 42, 42 + 6 48 + 58, तो ये बना 5800/7। इसको डिवाइड करके आप फ्रैक्शन में वैल्यू निकाल सकते हैं। 7 8 जा 56, बचेंगे 2, 7 2 जा 14, ठीक है, बचेंगे 6, और 7 8 जा 56 4, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49। तकरीबन जो आपके पास मीडियन आएगा इसका वो आएगा 828.57। अगर किसी बच्चे का अलग आंसर आया तो मुझे कमेंट में बताएंगे। इसका मीडियन का आप और में भी दे रखा था कि फाइंड द मीन रेनफॉल। अब मीन तो बहुत ही सिंपल होता है, उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे क्या निकालना होगा? XI क्या हो जाएगा? 200 + 400 यानी कि 600, और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 300। इसके बाद 6 + 4 10, 10 का आधा 5। तो बेसिकली 200 की हाइट है, तो 300 500 7, ये 9, उसके बाद 11, उसके बाद 13। ठीक है, अब आपको ये FI दे रखा है। अब इसके बाद आपको FI XI दोनों की मल्टीप्लिकेशन निकालनी है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ दोनों की मल्टीप्लिकेशन FI XI। तो 3 × 300 ये बनेगा 900, उसके बाद 4 × 5 = 20, 2000, उसके बाद 7 से करेंगे 49, उसके बाद 4 9 जा 36, 3 11 33, और 3 3 जा 39। अब सिंपली आपको इसको ऐड करना है, क्योंकि जो मीन का फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन ऑफ FI XI
अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। तो एफ आई एक्स आई का समेशन करेंगे, लास्ट में 0, उसके बाद एक और 0, फिर थर्ड पोजीशन पे 9 + 9 18, 18 + 6 24, 24 + 3 27, 27 + 9 36, 3 3 + 3 9, 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 + 4 16, 16 + 2 18, 18 18 रहेगा ये, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई जो कि आपने निकाला है 24। तो 6 4 जा 24, 6 3 जा 18, 6 2 जा 6 3 जा 18, 6 1 जा 6 और 0 एज इट इज़। फिर 4 से काटेंगे, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 3 4 7 जा 28, 4 5 जा 20। तो जो यहाँ पर मीन आपका निकल कर आएगा वो आएगा 775। अगर किसी बच्चे का मीन अलग आ रहा है तो कमेंट करेंगे, मैं इस चीज़ को चेक करूँगा। आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट पे। इफ़ ए सब डिवीजन हैविंग एटलीस्ट 800 mm रेनफॉल ड्यूरिंग मानसून सीजन इज कंसिडर्ड ए गुड रेनफॉल सब डिवीजन। अगर कम से कम 800 वहाँ पर रेनफॉल हो तो उसको गुड माना जाएगा। देन हाउ मेनी सब डिवीजन हैड गुड रेनफॉल। देखो यहाँ पर मैक्सिमम 800 है, तो मिनिमम टू मिनिमम यानी कि आपको ये वाला काउंट करना है और इससे नीचे वाला। तो ऐसे सब डिवीजन है 4 + 3 7, 7 + 3 10। तो यहाँ पर आपको बस इतना बताना था, तो इसका आंसर हो जाएगा 10। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। ये वाला क्वेश्चन भी रिपीटेड है क्योंकि पहले भी हो चुका है। ये एक इस तरीके से आपको लोन दे रखा है, रेक्टेंगुलर लोन, ठीक है। इसने बोला है ये जो एक्स ये दे रखा है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये वॉकवे है, इसके चारों तरफ अंदर की तरफ गार्डन है, इसके चारों तरफ ये वॉकवे है जिसकी डायमेंशन आपको एक्स दे रखी है। बेसिकली एक स्क्वायर है, ये एक्स ही इसकी लेंथ है और एक्स इसकी ब्रेथ है। तो इसने बोला द टोटल एरिया ऑफ द लोन एंड द वॉकवे। लोन अंदर की तरफ है, ये है लोन, और ये है बाहर की तरफ वॉकवे, चलने का रास्ता। तो टोटल का जो आपको एरिया दे रखा है वो दे रखा है 360। द विड्थ ऑफ द वॉकवे इज सेम ऑन द साइड। जो वॉकवे की विड्थ है वो चारों तरफ से सेम है, इसने पहले बता रखा है। ओके, द डायमेंशन ऑफ द लोन इज़ 12 और 10। ये जो लोन अंदर की तरफ है इसकी डायमेंशन 12 और 10 है। तो अगर मैं पूरी डायमेंशन की बात करूँ, पूरे पार्क की डायमेंशन की बात करूँ, या फिर आप कैसे निकाल सकते हैं, इसका एरिया बहुत ही सिंपल है। अंदर तो एक रेक्टेंगल है 12 और 10 का, तो अंदर का एरिया मुझे निकालना है जो कि हो जाएगा 12 × 10, ठीक है। और उसके बाद इसने टोटल का मुझे बोला है। उसके बाद आपसे पूछा क्या है, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द टोटल एरिया ऑफ द लोन एंड द वॉकवे। अच्छा देखो, अगर मैं इस बड़े रेक्टेंगल की बात करूं तो बड़े रेक्टेंगल की लेंथ क्या हो जाएगी। देखो ये वाली लेंथ तो है मेरे पास 12, एक्स इधर है और एक्स इधर है, तो बड़े वाले रेक्टेंगल की लेंथ हो जाएगी 12 + 2x। और बड़े वाले रेक्टेंगल की विड्थ 10 यहाँ पर है, एक्स ऊपर की तरफ एक्स नीचे की तरफ, तो ये बनेगी 10 + 2x। आपको उसने बोला है कि टोटल एरिया 360 है और इसको क्वाड्रेटिक में दिखाओ। तो इन दोनों को सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है, = 360 करना है। ये बनेगा 12 + 2x × 10 + 2x = 360। तो क्वाड्रेटिक बना दो इसकी, 12 × 10 120, प्लस 12 2 जा 24 और 10 2 जा 20, 20 + 24 44, x + 4x² = 360। सारी चीज़ें 4 से कट रही हैं तो काट देते हैं, 4 से कटेगा, ये बचेगा 11, ये बचेगा 30 और ये बचेगा 90। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास निकल कर आई x² + 11x और 30 - 90, 9 में से 3 गया 6, माइनस का 60 = 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल कर आएगी। किसी का रॉन्ग आंसर आया, गलत या अलग आंसर आया तो मुझे कमेंट करेंगे। सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड द विड्थ ऑफ द वॉकवे। तो इसको सोल्व भी करना है, तो ये बनेगा 60 के ऐसे फैक्टर करने की 11 आए, तो इसके फैक्टर करेंगे 15 और 4, ठीक है। प्लस का चाहिए तो प्लस का 15x आएगा और माइनस का 4x आएगा। तो यहाँ से जो x का आंसर आएगा 15 तो नेगेटिव और 4 पॉजिटिव, तो हमें पॉजिटिव आंसर लेना है। तो x का आंसर यानी कि वॉकवे का जो विड्थ है वो कितना आ जाएगा, 4 मीटर। क्लियर है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेइंग द वॉकवे एट द रेट ऑफ ₹50 पर स्क्वायर मीटर इज दिस, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द वॉकवे। देखो यहाँ पर बोला गया है कि अगर टोटल कॉस्ट 12,000 है और पर स्क्वायर मीटर की 50 रुपये है तो एरिया बताओ। तो सिंपली क्या करना है इसमें, तो 12,000 को डिवाइड कर देना है 50 से, 0 से 0, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 0 एज इट इज़। तो 240 मीटर स्क्वायर जो है एरिया यहाँ पर निकल कर आएगा। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द लोन। अब सिर्फ आपको लोन का पेरीमीटर निकालना। लोन अंदर की तरफ था जिसकी साइड थी 12 और 10, तो इसका पेरीमीटर निकालना है 2 × 12 + 10। तो 12 + 10 कितना हो जाएगा, 22 + 2 44। तो लोन का जो पेरीमीटर आएगा वो आएगा 44 मीटर। चलिए आखिरी क्वेश्चन की तरफ आते हैं आज वाले का, ठीक है। इसमें कह रखा है कि ये सब कुछ हमें दिया हुआ है इस तरीके से। फाइंड द डिस्टेंस। देखो पहली बात तो अगर ये वाला एंगल BQ लाइन के साथ 45 है तो इधर भी 45 होगा ये PB के साथ 30 है तो ये भी 30 होगा। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द बेस ऑफ द लाइट हाउस व्हेन इट इज़ एट पॉइंट Q वेयर द एंगल ऑफ डिप्रेशन। आपको ये वाला डिस्टेंस निकालना है,
क्लियर है। हमें और कुछ भी दे रखा है यहाँ पर, द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज़ 50, यानी कि ये वाली चीज़ 50 दे रखी है। तो 1045 अगर हम इसमें लगाएंगे जो कि होगा P/B, तो 1045 की वैल्यू होती है 1। 1045 इज इक्वल्स टू P यानी कि AB, और B मेरे पास AQ है इस छोटे वाले ट्रायंगल। तो ये तो 1 है, AB 50 है और AQ आपको निकालना है। तो AQB कितना आ जाएगा 50 मीटर। दूसरा पूछा है मेरे से, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल PBA, PBA, ये पूरा एंगल बेसिकली इसने पूछा है PBA, इतना एंगल। तो इतना एंगल अगर मेरे से पूछा है, एक सेकंड, और दूसरा कौन सा पूछा है, एंगल QBA, QBA, ठीक है, सिंपल है। देखो ये तो 90 डिग्री पर है स्टैंडिंग लाइन, और अब अगर मैं बड़े ट्रायंगल की बात करूं, जिसमें मुझे PBA एंगल निकालना है, तो ये 90 है, ये 30 है, टोटल एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 होता है। तो जो एंगल मेरे से पूछा है वो बच गया मेरे पास 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल बचेगा 60 डिग्री। QBA अगर पूछा है तो ये 90 है, 45, तो इतना बचेगा 45 एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो QBA मेरे पास आ जाएगा 45, ठीक है। उसके बाद इसने बोला फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द शिप। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द शिप बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q। आपको P और Q के बीच का डिस्टेंस, बेसिकली ये वाला डिस्टेंस निकालना है P और Q के बीच का, ठीक है। चलिए इसमें देख लेते हैं, आपको PQ निकालना है। तो QA तो मैं निकाल चुका हूँ जो कि आया था 50, अब मैं PA निकाल लेता हूँ। तो PA के लिए मुझे बड़े वाला ट्रायंगल लेगा जिसमें 1030 चलेगा। तो 1030 होता है मेरे पास 1/√3 इक्वल्स टू 1/√3 P/B, यानी कि 50/PA। तो अगर यहाँ से PA की वैल्यू आप देखेंगे तो PA मेरे पास आ गया 50√3। तो PA कंप्लीट है 50√3, QA है 50, मुझे चाहिए PQ। तो यहाँ पे PQ हो जाएगा 50√3 - 50, यानी कि 50 ब्रैकेट में √3 - 1। तो ये जो थर्ड पार्ट का फर्स्ट है जिसमें आपको PQ निकालना है, इसका आंसर हो जाएगा 50 ब्रैकेट √3 - 1, ठीक है। चलिए लास्ट पार्ट देखते हैं। इफ़ द शिप कंटिन्यू मूविंग टुवर्ड द शोर एंड टेक 10 मिनट टू ट्रैवल फ्रॉम Q to A, Q to A तक 10 मिनट लेती है। कैलकुलेट द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर फ्रॉम Q to A। Q to A तक इसने टाइम दिया है 10 मिनट्स, ठीक है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो टाइम दिया है यहाँ पे लिख लेते हैं, वो है 10 मिनट, और जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो मुझे दे रखा है 50 मीटर, और आपको स्पीड निकालनी है किलोमीटर पर आवर में। तो दोनों चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। तो पहले तो टाइम को आवर में चेंज करते हैं, तो 10/60 1/6 आवर। डिस्टेंस को करते हैं 50/1000, 1 किलोमीटर 1000 मीटर, तो 0 से 0 कटेगा, तो 5/100 किलोमीटर। तो अब यहाँ से आप स्पीड निकाल सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि 5/100 अपॉन में टाइम 1/6, तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा 6, ये बनेगा 5 2 जा 20 और 2 3 जा 6, 2 10 जा, तो ये आएगा 3/10, या फिर इसको लिख सकते हैं 0.3 किलोमीटर पर आवर।